हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्लास है वो बैंक प्राइवेटाइजेशन पर आधारित रहने वाला है। ये करंट का एक मुद्दा है, यानी करंट इशू है। आइए इस पर बात कर लेते हैं, आखिर किस कारण से ये न्यूज में। तो आप न्यूज़पेपर में दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि बैंक प्राइवेटाइजेशन ऐसे कुछ मुद्दे डेली बेसिस लाइफ में डेली न्यूज़पेपर में देखे जा रहे हैं। आइए तो इससे संबंधित बातें कर लेते हैं। तो बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात करते थे, इससे पहले हम कुछ टर्मोलॉजीज है उनको समझने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या है ये टर्मोलॉजीज। जब इन टर्मोलॉजीज की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है एक तो डिसइन्वेस्टमेंट दिया गया है, एक आपको दिया गया प्राइवेटाइजेशन। तो जब इसकी बात करते हैं तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखो, डिसइन्वेस्टमेंट में एक वर्ड है इसमें इन्वेस्टमेंट। तो पहले इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देन हम बैंक प्राइवेटाइजेशन पे आएंगे। जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट किसको कहेंगे? इन्वेस्टमेंट हम उस पूंजी को कहते हैं, उस कैपिटल को कहते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा कोई किसी वस्तु पर खर्च किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई स्कूल खोला जाए तो स्कूल खोलने के लिए जो भी उसके तमाम चीज़ें होती है, कुर्सी, बोर्ड, टीचर्स पे जो खर्च किया होता है पैसा, तो वो कितना पैसा किया गया टोटल, तो उसको क्या कहेंगे हम? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे हम? यानी हमने पैसा उसमें लगाया, तो क्या कहेंगे उसको? इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब इसमें जरूरी नहीं कि वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही लगाया जाए, उसमें एक दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको देश के संदर्भ में देखने की बात करते हैं। तो जब देश के संदर्भ में बात करते हैं तो क्या होता है कि कुछ कंपनीज या कुछ पीएसयूज, क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं हम इनको पीएसयूज बोलते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। यानी कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो क्या होती है, उन पे गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, या आदि पे प्राइवेट का भी हो सकता है, या क्या होता है पूरा का पूरा गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है। जैसे कि बात करें, इसरो एक बॉडी है जो हमारी, इसरो क्या है, एक बॉडी है जिसको क्या बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पूरी की पूरी गवर्नमेंट है। उसी प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, पूरे पूरे अभी तक गवर्नमेंट है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या बात, इन्वेस्टमेंट की, कि हम जो किसी चीज में पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट की बात आती है, जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इसका क्या होता है कि जो 100 का 100% जो होता है किसी कंपनी का या किसी देश का हिस्सा कंपनी के अंदर, तो उस 100% हिस्से को क्या करते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर पाते, तो क्या क्या सोचते हैं कि इसमें कुछ, या फिर इसको बढ़ाना है, तो क्या करते हैं, उसके शेयर्स, यानी उसके जो भाग होता है, शेयर किसको बोलते हैं, एक पार्ट है। यानी कि ये कंपनी के अंदर कितने शेयर हैं, मान लीजिए 100 शेयर है, यानी इसके 100 भाग है। लेकिन इस 100 भाग में से हम क्या कर रहे हैं कि हमको लग रहा है कि यार 100 के 100 हमारे पास नहीं है, या नहीं पे कर पा रहे हैं, या फिर इससे कुछ प्रॉफिट कमा जाए, तो क्या किया जाता है, हम लोगों को दे देते हैं, उस भाग को बेच देते हैं या शेयर कर देते हैं। तो जिस भाग को हम बेचा जाता है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि इस 100% के कुछ हिस्से को बेचा हमने, उसी भाग को क्या कहेंगे, हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इसके पीछे कुछ रूल्स है, आइए उन पे बात कर लेते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट की कोई सीमा है सर? बिल्कुल सीमा। अगर इस कंपनी की वैल्यू 100% है, अगर इस 100% का 51% हिस्सा, यानी कि इस 100% का 51% हिस्सा जिस व्यक्ति के पास रहता, चाहे जिसने कंपनी बनाई हो पहले उसके पास रहे, ठीक है, जैसे कि इसने कोई किसी व्यक्ति ने कंपनी बनाई थी, अगर उसके पास 51% हिस्सा है तो ये क्या हो, उसके पास ओनरशिप होगी, यानी कि कंपनी पे जितने भी डिसीजंस होंगे वो सारे अधिकार उसके पास होंगे डिसीजन लेने के। तो ये क्या करता है, फिर बचा हमारा 49%, इस हिस्से को बेच सकता है। यानी कि जब तक इस 100% का 49% हिस्सा हम बेच देते हैं तब तक ये क्या कहलाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। यानी कि 59% आपके पास हिस्सा है, यानी कि आप पूरे के पूरे अधिकार आपके पास है अभी तक, यानी पैसा तो इसका भी लगा दूसरे व्यक्ति का भी, लेकिन ये अभी उसमें अधिकार यानी अपना अधिपत्य नहीं जमा सकता, कि अब कोई डिसीजन लेने की बात हो तो ये नहीं ले सकता। यानी क्या होगा, जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात होती है, डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ओनरशिप तो आपके पास रहती है, अधिकार तो आपके पास रहता है, लेकिन कुछ पार्ट्स बेच दिया जाता। लेकिन वही प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन में जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। कैसे होता है कि इसमें 49% या इससे कम प्रतिशत भाग तो हमारे पास होता है, और इसका जो 51% भाग होता है वो क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। यानी कि जो ओनरशिप है, देखो प्राइवेटाइज और डिसइन्वेस्टमेंट में जो मेन फंडा है ना, वो किसका, ओनरशिप का है।
यानी कि अगर 51% पार्ट हम बेच देते हैं और या इससे कम पार्ट हम क्या करते हैं हमारे पास रखते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, कंपनी प्राइवेटाइज हो जाएगी। यानी कि जितने भी डिसीजन लेंगे वो कौन लेगा, जिसको हमने बेच दिया गया है। यानी हमने क्रिएट की कंपनी, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको प्राइवेटाइज कर दिया, यानी 51% से ज्यादा हिस्सा बेच दिया गया। तो इसको क्या कहते हैं, प्राइवेटाइज कहते हैं। यानी जब कोई कंपनी का 51% या उससे ज्यादा हिस्सा बेच दिया जाता है तो हमारी ओनरशिप का अधिकार हमारे हाथों से चला जाता है। आई होप सो आपको डिसइन्वेस्टमेंट वर्सेज प्राइवेटाइजेशन इन दोनों के बीच का अंतर समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं हम कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो इसी वर्ष के यानी 2021 के बजट में भी मेंशन किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाएगा। आखिर क्या तर्क है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्या तर्क है राइटर्स का, जो अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार है उनका। आइए देख लेते हैं दोनों नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट, देन उसके बाद आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि आप भी इस चीज को समझ पाएंगे कि देश के अंदर जो ये काम हो रहा है प्राइवेटाइजेशन का, सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है गाइस, तो आपको बता देते हैं कि ये क्लास नॉट ओनली कि आप एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते भी इस क्लास को भली बाती से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट फेज की ओर। आई होप सो आपको डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के बीच में अंतर समझ में आया होगा। आइए अब देख लेते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को। जब डीआर प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो पहले इसमें बता देते हैं आपको कि गवर्नमेंट के क्या व्यूज हैं और राइटर्स क्या कह रहे हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब गवर्नमेंट के व्यूज देखते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि इम्प्रूविंग इफिशियंसी, यानी कि बैंकों की, जो बैंकों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है उसका कारण यह है कि इनकी इफिशियंसी इंप्रूव की जाएगी, मतलब इनके जो कार्य की दक्षता है उसको बढ़ाया जाएगा। यानी प्राइवेटाइज होने की वजह से कार्य की दक्षता यानी तेज गति से काम करेंगे और जो इनकी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी ज्यादा कमा पाएंगे। लेकिन प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हमारा कोई काम का नहीं है। ठीक है, देन बात की गई इसमें रिड्यूस एसोसिएट रिस्क, मतलब कि इसका मतलब यह है कि जो जितने भी बैंक वगैरह हैं जो अभी तक गवर्नमेंट के अंडर में, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, प्रेजेंट गवर्नमेंट का कहना है कि भाई जो बैंक है जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आ रहे हैं उनमें क्या हो रहा है कि उनका एनपीए बढ़ता जा रहा है एज कंपेयर प्राइवेट बैंकों के। यह एनपीए क्या होता है, तो एनपीए को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर इसको सामान्य शब्दों में समझने की बात करें तो ये वो ऋण होता है। एनपीए क्या होता है, एक प्रकार का ऋण, लेकिन ये वो ऋण होता है जो किसी व्यक्ति को दे दिया गया लेकिन वो वापस लौटने की कोई संभावना नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, एनपीए कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो एसेट है वो परफॉर्म नहीं है। ओके, तो उसको एनपीए, तो इनका कहना है कि एनपीए से बचा जा सकता है बैंकों को प्राइवेटाइज करके। ठीक है, तीसरा है इनके द्वारा कि जो इनकी गवर्नमेंट के द्वारा, इनिशियल गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है उनको सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स या वेलफेयर रीजन्स की ओर ही फोकस करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को, जैसे कि बैंक सेक्टर्स हो गए या फिर अदर पीएसयूज वगैरह वगैरह, इनको भी अगर गवर्नमेंट हैंडल करने लगी तो उनका क्या होता है, फोकस डिवाइड हो जाता है और वो वेलफेयर के वर्क हैं जो समाज कल्याण के कार्य हैं उनको भली भांति तरीके से नहीं कर पाती है। तो ये तो है आपकी गवर्नमेंट के पॉइंट्स की, गवर्नमेंट क्या कह रही है प्राइवेटाइज के पीछे। अब आइए देख लेते हैं जो अच्छे इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र के जानकार है वो क्या कहते हैं। तो उनके द्वारा कहा गया है, इनको नेगेटिव पॉइंट्स नहीं कहते हुए वो कहेंगे एडवर्स टू प्राइवेटाइज, यानी कि प्राइवेटाइज के विपरीत के प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए वो बताते हैं। तो ये कहते हैं अराउंड द वर्ल्ड इन न्यूमेरेबल प्राइवेट बैंक हैव फेल्ड, मतलब जो राइटर्स वो कहते हैं कि ऐसे कई तमाम उदाहरण देखे गए लास्ट वर्षों में कि जिन बैंकों को प्राइवेटाइज किया और उसके बावजूद भी डूब गए। तो यानी कि ये फैक्ट्स इतना वैलिडेशन नहीं रखता, ऐसा कहते हैं अर्थशास्त्री इसमें, कि भाई प्राइवेटाइज करने से क्या गारंटी है कि वो डूबेगा नहीं या वो फेल नहीं होगा। तो ऐसा राइटर कहते हैं कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है, वो बाद में भी डूब सकते हैं। ओके, तो इनका ये पहला जो था पॉइंट वो तो खारिज कर दिया जाता है किनके द्वारा, राइटर्स के द्वारा, जो या इकोनॉमी अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार है उनके द्वारा। नेक्स्ट इनके द्वारा कहा गया एक्सेस टू रूरल, यानी कि अगर बैंक गवर्नमेंट के अंतर्गत रहते हैं, बैंक यदि गवर्नमेंट के अंतर्गत रहते हैं तो उनकी पहुंच क्या ग्रामीण क्षेत्रों तक बड़ी आसानी से होगी। अब इससे रिलेटेड इनका व्यूज क्या है राइटर्स का, ये कह रहे हैं कि भाई
आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकों द्वारा पहुंचा जाएगा अगर गवर्नमेंट के अंदर रहे। लेकिन वहीं अगर ये प्राइवेट होता है तो प्राइवेट में आपको पता है ग्रामीण वाले लोगों से, रूरल लोगों से क्या बैंक प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। तो वो वहां पे काम नहीं करेगा तो वही जो ब्रिटिश काल में किसानों के साथ समस्याएं देखी गई थी, कौन सी, कि वो क्या करते थे, साहूकारों से लोन लेते थे। अभी तक तो क्या गवर्नमेंट के अंतर्गत बैंक है, इसलिए वो क्या करते हैं, जैसे ग्रामीण बैंक की बात कर लेते हैं आरआरबी की, तो वो क्या करते हैं, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं माइक्रो लेवल पर बात करें, क्योंकि इनके कंपेयर में प्राइवेट जो बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, उनके द्वारा भी जो पूंजीपति है उनको इतने इतने लोन दे रखे कि पूरे देश की जीडीपी हो, इतना तक लोन दिया होता है बैंकों के द्वारा, ठीक है। तो इनके द्वारा ये खारिज कर दिया जाता है कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट रहेगा तो गाँव के या देश ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति तक क्या रहेगी, पहुंच रहेगी। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन एक शब्द है, नेशनलाइजेशन का मतलब होता है यानी कि प्राइवेट चीजों को गवर्नमेंट कर देना, यानी इनको हिंदी में बोले नेशनलाइजेशन को तो इसको बोलते हैं क्या, राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया चालू की गई थी वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी 1969 में। तो 1969 की बात करते हैं तो प्रारंभ में 40 बैंकों का यानी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देन उसी की देखरेख के अंतर्गत 1980s के आते आते 6 मोर बैंक्स यानी कि 6 अदर बैंक्स का और विलय कर दिया गया, या उनका क्या कर दिया गया, सॉरी, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया उनका, ठीक है। तो सर इसमें क्या हुआ, कर दिया तो कर दिया, क्या इसका कुछ बेनिफिट तो होगा या फिर कुछ लॉसेज रहेंगे। आइए, तो राष्ट्रीयकरण देखो राइटर्स क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीयकरण करने से नुकसान नहीं है बल्कि फायदा, बल्कि प्राइवेटाइज करने से नुकसान है। आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है, इसका उदाहरण दें। तो इनके द्वारा कहा गया कि जब 1969 में नेशनलाइज किया गया था बैंकों को, तो उस समय बैंकों की संख्या कितनी थी, 1833, यानी 1833 ही बैंक थे जब नेशनलाइज किया, यानी उस समय पे बैंक सिर्फ उन्हीं लोगों के द्वारा या उन्हीं लोगों के लिए खुलते थे जो पूंजीपति थे, यानी कि बैंकों की पहुंच देश के ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं थी। लेकिन वहीं इसका एग्जांपल 1980 जो इनकी संख्या बढ़कर 33,000 हो गई, 1-2 टाइम्स नहीं, यानी 1-2 गुना नहीं, कितने गुना अधिक हो गई है, ठीक है। यानी ये चीज बता रहा है कि नेशनलाइज होने से बैंकों की संख्या बढ़ी है, लोगों तक पहुंची है। हम इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि इस नेशनलाइजेशन करने से क्या होता है कि बैंक अपने परफॉर्म कम कर देंगे, ठीक है। राइटर्स दूसरा पॉइंट बोलते हैं अपना कि रिमूव डिपेंडेंसी, और ये क्या करता है, डिपेंडेंसी को खत्म करता है। डिपेंडेंसी को कैसे खत्म करता है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो वो क्या करते हैं, साहूकारों से बिल वो लेते हैं, ऋण वगैरह लेते हैं, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक के बाद एक इंटरेंस पे इंटरेंस, यानी इतने गुना ब्याज लिया जाता है कि वो अंततः उनको जमीन ही बेचनी होती। और उनका प्रोसीजर भी जो किसान वगैरह होते हैं, तो किसान जिनसे लोन लेते हैं साहूकार, तो उनका प्रोसीजर ये रहता है कि अंततः इनको अपनी जमीन किसका दी जाए, और वो क्या एक दैनिक मजदूर बन के रह जाते हैं। तो इनका कहना है राइटर्स का कि जो ये डिपेंडेंसी है वो बैंकों के माध्यम, क्योंकि बैंक क्या करते थे, हल्का फुल्का उनको लोन प्रोवाइड करवा देते। और अभी तक का एग्जांपल आप उठा के कोई सी भी मिनिस्ट्री की या फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देख सकते हैं कि किसानों का लोन नहीं डूबा। जिन किसानों के द्वारा लोन लिया गया था, वैसे गवर्नमेंट के द्वारा माफ कर दिए गए, लेकिन जिनमें बड़े किसानों के द्वारा लोन लिया गया था उनके द्वारा वापिस भी दिया गया, उसको एनपीए नहीं होने दिया ज्यादातर। लेकिन जितने पूंजीपतियों को दिया गया वो उदाहरण आपके सामने, लाइक एज नीरव मोदी और विजय माल्या टाइप के लोग, ये क्या है, छोटा मोटा नहीं, पूरा इतना पैसा ले पाएगा कि देश की जीडीपी हो जाए, ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा इस चीज का ध्यान रखिए, आपके राइटर्स कह रहे हैं, जितने भी इकोनॉमिस्ट है, जितने भी अर्थशास्त्री उनके द्वारा कहा गया, ठीक है। तो रिमूवल डिपेंडेंसी ये क्या करता है, डिपेंडेंसी को खत्म करता है अगर हम प्राइवेटाइज नहीं करते हैं। तो अगर प्राइवेटाइज कर देंगे तो वो क्या कर देगा, डिपेंड कर देगा लोगों को साहूकारों के ऊपर। देन बात करते हैं, आप वैसे भी देख रहे हो कि कितनी अनइक्वालिटी, इकोनॉमिक कितनी अनइक्वालिटी है देश के अंदर, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी अवगत हैं इस क्षेत्र से। तो देन बात करते हैं इसमें हाई वेजेज एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। ये कह रहे हैं कि जब बैंक प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो वो अपने अनुसार बेस डिसाइड करते हैं, अपने अनुसार वेतन डिसाइड करते हैं एम्प्लॉइज का। तबकि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट उनकी इफिशियंसी या फिर उनके जो वर्क वगैरह के
बेस पे यानी अधिक देती है एज कंपेयर प्राइवेट सेक्टर, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, और दूसरी सिक्योरिटी सर्विस यानी कि जो जॉब देंगे गवर्नमेंट के द्वारा, जो बैंक है जिनमें जॉब दी जाती है, तो उनकी क्या होती है, गारंटी होती है जॉब की। ठीक है, यानी उनको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, जबकि प्राइवेट में अगर आप लापरवाही बरतते हैं या 2-4 दिन भी जो छुट्टी उट्टी मार लेते हैं तो क्या करते हैं, निष्कासित करने का भय बना रहता है। देन बात की गई इसमें और क्या होता है इनके अंतर्गत के रिवोल्यूशन, मतलब जिस समय पे क्रांति हुई थी, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, और उसके अलावा नीली क्रांति, सुनहरी क्रांतियां, यानी कि जितने भी रिवोल्यूशन हुए थे, ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, तो इन सब के लिए भी गवर्नमेंट के जो बैंक थे उस टाइम पे, जो नेशनल बैंक थे, उनके द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड करवाई गई थी। और उससे क्या हुआ कि जो एक लोकल पीपल है, जो ग्रामीण क्षेत्र का भी व्यक्ति है, उनको भी उस समय से या उस इकोनॉमी सिस्टम से, उस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से उभरने में सहायता प्राप्त हुई। तो राइटर्स का तो व्यूज ये है कि जो प्राइवेटाइज नहीं होने चाहिए इससे, क्योंकि ये एक प्रकार से एक सोने की मुर्गी कह सकते हैं इसको। हाँ, क्या कह सकते हैं इसको, सोने की मुर्गी कह सकते हैं। इसका रीजन क्या सोने की मुर्गी कहने का, इसके बिहाइंड में रीजन ये है कि जब व्यक्ति भ्रमित हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जब वो एक मुर्गे की कहानी सुनी होगी आपने कि डेली एक सोने का अंडा देती थी, तो वो व्यक्ति जो जिसके द्वारा मुर्गी पाली गई थी, तो सोचा गया कि इसको काट के सारे अंडे एक ही दिन में निकाल लिए जाते, तब कि वो क्या अंदर अब एक प्रोसेस के थ्रू बनते होंगे जो एक एक देती थी। तो वैसे ये जो गवर्नमेंट के बैंक्स है, हो सकता है कि थोड़ा इनमें डाउनफॉल चल रहा हो, थोड़े धीमी गति से कार्य कर रहे हो, लेकिन आगे जाके जरूरी नहीं कि ये डिफिसिट में जाएंगे या फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ऐसा राइटर कह रहे। तब कि गवर्नमेंट कह रही है कि अभी क्या करते हैं, इनको बेच बाच के और सारे पैसे कमा लेते हैं, जिससे हमारा जो डिफिसिट हुआ, जो घटा हुआ है, जो वित्तीय वर्ष का घटा हुआ, उसको पूरा किया जा सके। आई होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं आप करंट से रिलेटेड, या पूरा करंट चाहते हैं पर डे या पर मंथ का, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपको आगे, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर आगे हम क्लासें करंट की भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।